हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स कहने का मतलब ये है कि टॉर्ट क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स से हो जाने पे टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो उसमें एसेंशियल्स है वो ये है कि कोई एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। दूसरा है कि कोई एक्ट और ओमिशन से लीगल डैमेज होना चाहिए, यानी कि उसको लैटिन वर्ड में इंजूरिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यानी फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है कि कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है उस एक्ट या ओमिशन से लीगल डैमेज होना चाहिए। और लीगल मैगजीन यूबी जस इबे रेमेडियम, जिसका मतलब कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो जहाँ भी लीगल डैमेज होगा, यानी कि वहाँ हमारा कहीं न कहीं कुछ राइट था जिसका वॉयलेशन हुआ, और जहाँ भी राइट होगा वहाँ पे फिर रेमेडी होगा। अब हम एक-एक करके इसको समझेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों एसेंशियल्स को हम लोग समझेंगे कि क्या इसका मतलब है। सबसे पहला है एक्ट और ओमिशन। किसी भी पर्सन को टॉर्ट में लायबल तब कहा जा सकता है, किया जा सकता है या कहा जा सकता है, जब उस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा एक्ट किया जो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। मतलब लीगली एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, या उसने कुछ वैसा काम नहीं किया जो लीगली उसको किया करना चाहिए थे, यानी उसके द्वारा किया जाना चाहिए था। इन 2 केस में, इन्हीं 2 केस को एक्ट और ओमिशन कहा जाता है। एक्ट मीन्स वहाँ वैसा काम जो उसको नहीं करना चाहिए था, मतलब लीगली उसको ऐसा करने के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। और वहीं ओमिशन का मतलब कि ऐसा कुछ करना चाहिए था, जो लीगली उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझें, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि ए कोई एक पर्सन है, उसने दूसरे के लैंड के ऊपर ट्रेसपास कर दिया, यानी लैंड के ऊपर या हाउस के में ट्रेसपास किया। तो लीगली क्या है? लीगली ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कोई भी पर्सन दूसरे के लैंड पे उसके बिना कंसेंट के नहीं जाए, यानी ट्रेसपास ना करे। ये लीगली एक्सपेक्टेबल चीज़ है, लीगली एक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है? लेकिन ए जो पर्सन है वो दूसरे के प लैंड के ऊपर क्या करता है, दूसरे के लैंड के ऊपर ट्रेसपास कर देता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। यानी उसने ये एक्ट किया, उसने कुछ एक्ट किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो कुछ ऐसा एक्ट है जो किया जाना चाहिए था। उस पर्सन को ड्यूटी था कि वो एक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको ओमिट कर दिया, उसने वैसा नहीं किया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखें कि पब्लिक पार्क को सपोज़ कीजिए मेंटेन करने के लिए एक कॉर्पोरेशन को ज़िम्मेदारी दी गई कि पब्लिक पार्क को आप मेंटेन कीजिए। लेकिन उस कॉर्पोरेशन ने उस पब्लिक पार्क को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, और जहाँ भी उसको फेंसिंग करना चाहिए था, उसने फेंसिंग नहीं किया। जिससे होता यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे होता क्या है, उस फेंसिंग उसने नहीं किया, तो जिससे होता ये है कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो उस फ्रूट को, जो पॉइज़नस ट्री था, उसको फेंस किया जाना कॉर्पोरेशन का ज़िम्मेदारी था, लेकिन कॉर्पोरेशन ने ऐसा नहीं किया, और इससे जो बच्चे हैं वो उस पॉइज़नस ट्री के फ्रूट को ले लेते हैं और खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेशन है उसने कुछ वैसा काम नहीं किया जो उसको लीगल ड्यूटी था, उसने उसको ओमिट कर दिया, उसने उसको नहीं किया। ये बेसिकली एक केस लॉज़ है, उसको ही यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया गया है। इसी तरह से दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जहाँ पे सपोज़ कीजिए कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है वो क्लॉक टावर मीन्स जहाँ पे एक लंबी जो है टावर होती है, उसके ऊपर एक घड़ी होता है। उस घड़ी को, उस टावर को बेसिकली उसको रिपेयर करवाना उसका काम था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस क्लॉक टावर का रिपेयर नहीं किया। जिससे होता क्या है
कि एक समय के बाद रिपेयर नहीं होने की वजह से उस वो गिर जाता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ कि कॉर्पोरेशन को कुछ काम, कुछ लीगल ड्यूटी था, उसको करना था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया, यानी उसने उस काम को ओमिट किया। तो पहला जो हमारा इंग्रीडिएंट था वो बेसिकली यही था कि एक्ट और ओमिशन। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये समझने का है कि ये जो एक्ट है या जो ओमिशन है वो बेसिकली लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। ठीक है? रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल एक्शन ऑब्वियस सी बात है ये लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो मेयर मोरल और सोशल है, वो बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे डील नहीं करेंगे। सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन जो है मान लीजिए कि वो भूखा है और हमने उसको खाना नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारा लीगल ड्यूटी वैसा नहीं है कि हमको खाना देना चाहिए था या बहुत सारा भिखमंगा होता है वो उसको हम लोग पैसा कई बार नहीं देते हैं। तो उस केस में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई ज़िम्मेदारी यहाँ नहीं बनता, लीगल ड्यूटी हमारा नहीं बनता है। ये हमारा मोरल नैतिक ड्यूटी बन सकता है, लेकिन कोई यहाँ लीगल ड्यूटी नहीं है। या इसी तरह से सपोज़ कीजिए कि कोई नदी में, एक पॉन्ड में कोई बच्चा गिर गिर जाता है और वो उसमें डूबने लगता है और हम वहाँ खड़े कोई पर्सन है जो वहाँ खड़ा होकर के उसको देखता है लेकिन उसको बचाता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो एक्ट किया गया, वो जो ओमिशन किया गया बेसिकली जो तो वो ये जो ओमिशन था वो बेसिकली मोरल था। इसमें कोई लीगल ड्यूटी नहीं था उसका, लेकिन उसका ज़ाहिर-सी बात है नैतिक कर्तव्य तो डेफ़िनिटली नैतिक कर्तव्य था, लेकिन उसने उसको नहीं फुलफ़िल किया तो इसके लिए उसको टॉर्ट के अंदर हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये था हमारा पहला इंग्रीडिएंट जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अब दूसरा इंग्रीडिएंट हम लोग आते हैं वो है लीगल डैमेज। जब हम लीगल डैमेज की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें ये है कि जब हम ये कहेंगे कि कोई रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा सेकंड पॉइंट में। पहली बात तो ये कि हमने प्रूफ कर दिया कि या तो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या एक्ट हुआ है या रॉन्गफुल ओमिशन हुआ है। अब ये रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन से उसके बाद क्या होता है कि हमारा कोई लीगल ड्यूटी का ब्रीच हुआ या वायलेशन हुआ हमारे लीगल राइट का। यानी कि हमारे पास कुछ लीगल राइट था, उस रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन से हमारा उस लीगल राइट का जो है वायलेशन हो गया। तो ये बेसिकली सेकंड इंग्रीडिएंट्स होगा। अब इसी को समझने के लिए हम लोग एक मैगज़ीन यहाँ पे है, होता है इंजुरिया साइनम डैमनो। इसका मतलब होता है कि इंजुरिया का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारा जो राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ और डैमनम का मतलब सब्सटेंशियल हार्म हुआ। यानी कि उस उस जो जो रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल ओमिशन है उससे हमारा क्या हुआ डैमेज हुआ, वो लीगल डैमेज हुआ। इसका इस बेसिकली इस जो मैगज़ीन है, उसका मतलब ये निकल के यहाँ पे आता है कि टॉर्ट के केस में कभी भी जब जहाँ भी जो है लीगल राइट का वायलेशन होगा, अगर हमारे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पे टॉर्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बस इससे कोई मतलब नहीं है कि इंजरी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? यानी कि लॉस बेसिकली मैटर नहीं करता है। अगर हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ, इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इसको समझिए इस तरह से कि अगर हमारा कुछ लीगल राइट वायलेट हुआ है और हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ, तो इस केस में हमारा जो है टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसका पीछे का रीज़निंग क्या है? तो इसके पीछे का रीज़निंग ये दिया जाता है कि कोई भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स है, वो अनरिड्रेस्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स जब भी हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो वो डेफ़िनिटली उसका उसका जो कंपनसेशन है, वो हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट को, तो
ये समझने का हमको ज़रूरत है कि अगर हमने अभी जो हम लोगों ने समझा इंजुरिया साइन डेमनो मीन्स जहाँ भी हमारा अ, लीगल राइट वायलेट हुआ, इंजरी हुआ बेसिकली, भले ही डैमेज नहीं हुआ लेकिन हमारा लीगल राइट इंजर हुआ, हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो उस केस में टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। वो रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन मिलके टॉर्ट को कंस्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन इसी को अगर हम थोड़े उल्टा समझें, उल्टा करें कि कोई हमें डैमेज तो हो गया लेकिन हमारा कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली उस केस में टॉर्ट कंस्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा कोई हमारा जो है लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। लीगल राइट का वायलेट होना बहुत ही बेसिक इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझते हैं, इसी को जो है डैमनम साइन इंजूरिया बोलते हैं। मतलब डैमेज तो हुआ, लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ था। अब हम लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू, केस लॉज़ के थ्रू समझेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों, अब इसका रीज़निंग क्या है? इसका रीज़निंग ये है कि डैमेज जो है, वो अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, तो वो कोर्ट में एक्शनेबल ही नहीं है। उसमें कोर्ट कोर्ट में हम सूट फाइल ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम उसको उस जब कोर्ट में फाइल ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी ही नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे पास राइट है, जहाँ हमारे पास लीगल राइट है, वहीं हमारे पास रेमेडी है। अब हम फिर से इसको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं वन बाय वन, इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनो साइन इंजूरिया, डेमनम साइन इंजूरिया, दोनों को समझते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने देखा कि इंजूरिया साइन डेमनो का मतलब कि हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन हमें कोई हार्म नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ या डैमेज नहीं हुआ। इसमें 2 तरह के केस हो सकते हैं। पहला केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे टॉर्ट अपने आप में एक्शनेबल है, मीन्स कुछ ऐसा टॉर्ट होता है जो जिसमें कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं है कि डैमेज हुआ या नहीं हुआ। जैसे आप देखें ट्रेसपास के केस में, क्योंकि ट्रेसपास करना अपने आप में ही एक क्राइम है। आप दूसरे के घर में घुस जाते हैं बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपने गलत कर दिया, वहीं ट्रेसपास हो गया। आपने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने दूसरे के लैंड में प्रवेश कर दिया, इसका मतलब आपने उसको अ, आपने कुछ रॉन्ग कर दिया है और वो रॉन्ग एक्शनेबल पर से है, अपने आप में एक्शनेबल है। ये फर्स्ट कैटेगरी होगा। सेकंड कैटेगरी में वैसे टॉर्ट आएँगे, बेसिकली जिसमें कुछ प्रूफ ऑफ डैमेज होना होता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ डैमेज हो सकता है। तो जो इंजुरिया साइन डेमनो जो होता है, वो पहला वाला कवर करता है, क्योंकि हमने कहा कि कोई हमारा डैमेज हो ना हो, लेकिन हमारा जो है हमें जो है इंजुरिया हुआ, यानी कि हमें हमें जो है हमारा लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो वहाँ उस केस में जो है हमारा जो है टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो जाएगा, और जो इंजुरिया साइन डेमनो है वो इस फर्स्ट वाले केस में बेसिकली डील करता है। यानी एक्शनेबल पर से, इस तरह के टॉर्ट्स में बेसिकली डील करता हुआ दिखेगा आपको। इस केस में कंसीक्वेंसेस ऑफ एक्ट को देखना ही नहीं है। मतलब प्लेंटिफ को हार्म हुआ, नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल, अब केस लॉज़ के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहला और बहुत लैंडमार्क केस है अस्बे वर्सेस व्हाइट का। इस केस में बेसिकली आपको समझ में आएगा कि कैसे इंजुरिया साइन डेमनो है, मतलब हमारा लीगल राइट वायलेट हो गया, हमको कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो गया। इस केस में बेसिकली होता क्या है कि प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर होते हैं, मतलब उनके पास सारे क्वालिफिकेशंस है वोट डालने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। लेकिन जो डिफेंडेंट होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको उस प्लेंटिफ को रोक देता है वो वोट देने से, वोट नहीं देने देता है। और बाद में होता क्या है कि वही कैंडिडेट जीत जाता है जिसको जो है प्लेंटिफ वोट देने वाले होते हैं। तो प्लेंटिफ को लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लेंटिफ का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। लेकिन इसके बावजूद भी इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हमारा लीगल राइट था, वो लीगल राइट था हमारा क्या? राइट टू वोट। हमारा लीगल राइट था जिसका वायलेशन हुआ, हमको डैमेज नहीं हुआ क्योंकि मेरा कैंडिडेट जीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लायबल माना जाएगा। यानी ये इंजुरिया साइन डैमनम का एग्ज़ाम्पल हो गया। इस पे चीफ जस्टिस हॉल्ट ये कहते हैं कि अगर प्लेंटिफ का एक राइट है, तो उसके पास रेमेडी ही होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि ये तो हम लोग मैगज़ीन के थ्रू भी समझ रहे हैं कि यूबी जस्ट इरेमेडियम।
उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये है कि जितना भी जिस इंजरी है जिससे डैमेज हुआ, तो बेसिकली इस इंजरी से जिससे कि डैमेज हुआ, ये सारे इंजरी अपने आप में जो है टॉर्ट कंस्टिट्यूट कर देते हैं। अब दूसरा केस लॉ जो है, वो भीम सिंह का केस है। दूसरा एग्जांपल जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है। इस केस में बेसिकली ये होता है कि जो भीम सिंह होते हैं, वो एमएलए होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए होते हैं। इनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है जब ये असेंबली सेशन में जा रहे होते हैं। और होता क्या है कि इनको सही जो रिक्विजिट टाइम पीरियड होता है उस मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का, उनको पेश भी नहीं किया जाता है। इससे होता क्या है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है डिप्राइव हो जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनके पास था असेंबली सेशन को अटेंड करने का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का डिप्रावेशन हो जाता है, यानी कि उसका वायलेशन हो जाता है। और इस वजह से भीम सिंह को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपीज अवार्ड किया जाता है एग्जेम्पलरी डैमेज के रूप में। तो ये बेसिकली हम लोगों ने दूसरा केस देखा कि किस तरह से इंजुरिया साइन डेमनो में टॉर्ट कंस्टिट्यूट हुआ। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट केस देखें, बेसिकली इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए कि जो लॉस है, उससे इम्पैक्ट नहीं है, उससे कोई कॉज़ ऑफ एक्शन से मतलब नहीं है, उससे मीन्स कॉज़ ऑफ एक्शंस का उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो लॉस है। लेकिन अगर हम कंपनसेशन जब देखेंगे, तो उसमें देखना ये देख इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना का लॉस हुआ, ताकि उस हिसाब से जो है उसको जो है मेज़र किया जा सके कि डैमेज कितना का हुआ। कॉज़ ऑफ एक्शन में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। कॉज़ ऑफ एक्शन में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कितना लॉस हुआ इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है कॉज़ ऑफ एक्शन में। यानी कि लॉस हुआ या नहीं हुआ, जो है हमारा इंजरी हुआ है, तो हमारा हमारा लीगल राइट, इंजरी मतलब हमारा लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, डैमेज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारा लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, इसलिए जो लॉस है, इसलिए जो टॉर्ट है, वो कंस्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट लीगल मैगज़ीन डैमनम था इन इंजूरिया। इस केस में बेसिकली क्या है, हमें डैमेज तो हुआ, लेकिन हमारा कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। हमें डैमेज हुआ, बहुत डैमेज हुआ, लेकिन हमारा कोई लीगल राइट ही वायलेट नहीं हुआ। और जब तक लीगल राइट वायलेट नहीं होगा, तब तक तो टॉर्ट कंस्टिट्यूट ही नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग अब आगे समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि एक केस लॉ से समझने का प्रयास करते हैं। ग्लू ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में हम लोग ये समझते हैं कि इसमें क्या था कि डिफेंडेंट जो था, उसने एक राइवल स्कूल सेटअप किया। मीन्स राइवल स्कूल करने का मतलब कि एक प्लेंटिफ का ऑलरेडी उस लोकेलिटी में एक स्कूल था, उसी के आस पड़ोस में उसने एक अपना स्कूल खोल दिया। इसके स्कूल खोलने से हुआ क्या कि जो पहला वाला जो जो प्लेंटिफ था, बेसिकली प्लेंटिफ को भी कंपटीशन अब झेलना पड़ा, और इसके वजह से उसको अपना जो फी है उसको घटाना पड़ गया, 40 पेंस से 12 पेंस पर स्कूल, पर स्कॉलर। तो उनको उससे क्या हुआ, इनको लॉस हो गया। अब इस केस में इनको लॉस तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनका लीगल राइट कोई वायलेट हुआ? तो बेसिकली नहीं, कोई भी लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में क्या था कि जो हर पर्सन का राइट टू ऑक्यूपेशन या राइट टू स्टार्ट बिजनेस, ये तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अवेलेबल है। तो अगर उनका उस उस पर्सन ने अपने लीगल राइट को एंजॉय किया है, बेसिकली अपने लीगल राइट को यूज किया है, तो अगर किसी पर्सन ने अपने लीगल राइट का इस्तेमाल किया और इस लीगल राइट से आपको लॉस हो जाता है, और वो लॉस बेसिकली आपको लीगल लॉस नहीं है, तो उस केस में आप बेसिकली टॉर्ट के में उसको
कंपनसेशन नहीं माँग सकते हैं टॉर्ट के अंदर, क्योंकि ऐसा कोई भी जो है जो डैमेज जिसमें लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, वो टॉर्ट कंस्टिट्यूट नहीं करता है। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखें, मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रोवर गो एंड कंपनी। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि कुछ जो स्टीमशिप कंपनीज़ थे, वो एक साथ आ गए ताकि प्लेंटिफ के कंपनी को बेसिकली उनका जो प्रॉफ़िट था, उनको बेसिकली वो रिड्यूस करना चाहते थे, उनको उनके कॉम्पिटिशन को कम करना चाहते थे। तो इस केस में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये हेल्ड किया कि प्लेंटिफ के पास कोई कॉज़ ऑफ एक्शन नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है वो उन्होंने लॉफुल मीन्स से ऐसा किया था, और अपने जो ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के लिए उनके पास लीगल राइट है ऐसा करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट केस देखें तो वो है उषा वेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में प्लेंटिफ ने परमानेंट इंजंक्शन के लिए सू किया, जिसमें उसने डिफेंडेंट को जय संतोषीमा फ़िल्म दिखाने से रोकने के लिए जो सूट फाइल किया, जिसमें उसने ये कंटेंट किया कि जो फ़िल्म है वो उसके रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करती है, क्योंकि उसमें गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जीनियस दिखाया गया है। तो इसमें कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि हर्ट, सबसे पहला तो हर्ट टू रिलीजियस फीलिंग जो है वो लीगल रॉन्ग के अंदर नहीं है। उसके अलावा किसी भी पर्सन का लीगल राइट नहीं है कि वो अपना रिलीजियस व्यू दूसरे के ऊपर इन्फोर्स करवाए या थोपे, और कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लॉफुल एक्ट करने से रोक नहीं सकता है। इसलिए इन सारे ग्राउंड्स के आधार पे ये डिसाइड किया गया कि इसमें किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है लीगल राइट का, और इसलिए जो इंजंक्शन का डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अगला केस है एक्सन वर्सेस ब्लंडेल। इस केस में डिफेंडेंट ने बेसिकली एक एक कोयला का जो कोल पिट होता है उसको उसने डिग किया, मतलब खुदाई कर दी, जिसके वजह से जो है वाटर पानी जो था वो इंटरसेप्टेड हो गया, मीन्स पानी रुक गया, जो कि प्लेंटिफ के को अफेक्ट कर दिया, इस क्योंकि प्लेंटिफ को वो पानी मिलता था उससे पहले, और ये करीब 1 मील की दूरी पे ऐसा किया गया था। जो कोलपिट डिग किया गया था वो 1 मील की दूरी पे किया गया था। तो इसमें डिफेंडेंट को बेसिकली लायबल नहीं ठहराया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया कि सारे पर्सन का ये जो है, जो किसी सरफेस को ओन करता है, वो वहाँ पे उसका, अगर वो उस अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है। तीसरा केस है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इस केस में प्लेंटिफ एक मिल ओनर होता है, जो पिछले 60 साल से पानी का यूज़ कर रहा होता है अपने मिल के लिए। वो स्ट्रीम से यूज़ कर रहा होता है, जो बेसिकली रेनफॉल होने की वजह से उसमें पानी आता है उस स्ट्रीम में, और वो स्ट्रीम जो है उस रेनफॉल के वाटर से स्ट्रीम भरता है, और उसके बाद वो जो है इसके पास पहुँचता है, प्लेंटिफ के पास। लेकिन इसका कोई डिफाइंड चैनल्स नहीं होता है। उसके बाद डिफेंडेंट ने क्या किया, इसमें डिफेंडेंट ने बेसिकली एक कुआं खोद लिया अपने लैंड के ऊपर, और जिसके वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसके पास उसके कुएं में चला गया, और इस वजह से जो है प्लेंटिफ को लॉस हो गया। लेकिन इस केस में भी डिफेंडेंट को लायबल नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें किस उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है पी सीतारमैया का, वो सिमिलर लाइंस पे है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। और जो अदर इम्पोर्टेंट केस है वो है डिक्सन वर्सेस रेउटर्स टेलीग्राम कंपनी। इस केस में बहुत
यूनिक टाइप का केस बन जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो प्लेंटिफ है, उसके पास एक मैसेज डिलीवर हो जाता है, एक टेलीग्राम बेसिकली डिलीवर हो जाता है कि कुछ जो है बारले जो है वो शिप करना है। जबकि ये मैसेज एक्चुअली में किसी और को भेजा जाना था, लेकिन पहुँच जाता है प्लेंटिफ के पास, और प्लेंटिफ ने क्या किया, वो शिपमेंट जो है भेज दिया बारले का। इसके बाद जो है डिफेंडेंट जो है वो इसको लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसने ये क्लेम किया कि जो जो बारले का जो शिपमेंट था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसके उसके साथ हुआ था जिसको वो टेलीग्राम भेजा जाना था। तो इसलिए वो किसी भी तरह का ड्यूटी ओ नहीं करता है, जो जिसने टेलीग्राम रिसीव कर लिया, उसके प्रति उसका कोई ड्यूटी ओ नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल जो उसका रिसीवर होना चाहिए था, उसके प्रति उसका ड्यूटी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है। तो इस वजह से उसको लायबल नहीं ठहराया गया। इस तरह से कई सारे अदर केस लॉज़ भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केस लॉज़ था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ ही ये टॉपिक जो एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट है, वो यहाँ पे एंड होता है। इसके अलावा जो कुछ केस लॉज बचे हैं उनको अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।